गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्थल मंडल के विकास की चर्चा की। अब हम जल मंडल व वायुमंडल के विकास की बात करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, वायुमंडल व जलमंडल के विकास की हम चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल और जलमंडल के विकास को, इन दोनों को तीन अवस्थाओं के माध्यम से समझाया गया है। किस प्रकार से इन तीन अवस्थाओं से वर्तमान वायुमंडल और जलमंडल की रचना हो जाती है। पहली अवस्था की हम चर्चा करते हैं। पहली अवस्था हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार से जब ग्रहों का निर्माण होता है, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह तो निर्माण होता है, तो यहाँ पे क्या था ना, सर्वाधिक क्या था वायुमंडल में, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। कैसा था? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की सांद्रता अधिक थी। हुआ क्या, हमने देखा कि सौर वायु, जो शक्तिशाली सौर वायु है, सूर्य के नजदीक के जो ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह, सूर्य के नजदीक के जो पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन ग्रहों से क्या सौर वायु जो शक्तिशाली थी वो क्या करी, इन गैसों को यहां से उड़ाकर ले गई। सौर वायु ने क्या किया, इन गैसों को यहां से उड़ाकर दूर ले गई, जिससे वायुमंडल क्या होता गया ना, पारदर्शी होता गया। वर्तमान में हम जो वायुमंडल है उसके विकास की चर्चा करते हैं। तो पहली अवस्था की बात करते हैं। पहली अवस्था में क्या हुआ, जो सौर वायु है वो शक्तिशाली है, वो क्या करती है, हाइड्रोजन हीलियम वाली अधिकता जिस वायुमंडल में है, इस हाइड्रोजन हीलियम को उड़ाकर दूसरे स्थानों, हम कहेंगे कि यहां से दूर ले जाती है, जिससे यहां पर वायुमंडल का विकास होना प्रारंभ होता है। फिर हम द्वितीय अवस्था की बात करते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होता है ना, पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन की प्रक्रिया से, जो पृथ्वी ठंडा होने लगती है और इसमें जो विभेदन की क्रिया होती है, और विभेदन की क्रिया हमने देखा था क्या होती है कि जब हल्के घनत्व वाले पदार्थ व भारी घनत्व वाले पदार्थ अलग होते हैं, हल्के घनत्व वाले पदार्थ व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन की क्रिया कहते हैं। जिससे भारी पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा होते गए, हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग में जमा होते गए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न गैसें, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जलवाष्प बाहर निकले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विभेदन की क्रिया के कारण या पृथ्वी के ठंडा होने से पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न गैसें व जलवाष्प, गैसों में हम नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो विभिन्न गैसें व जलवाष्प क्या होती हैं, ये पृथ्वी के जो धरातल है यहाँ से हम कहेंगे कि आंतरिक भाग से बाहर की तरफ निकलती हैं। और जो इन गैसों और जलवाष्प का बाहर निकलना, इस क्रिया को कहा जाता है डीगैसिंग, यानी गैस उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, गैस उत्सर्जन। अब ये गैसें कहाँ पे जाएगी, वायुमंडल में जाएगी, ऑफिशियली बात है। ठीक है, केवल वायुमंडल में क्या था, पहले हाइड्रोजन और हीलियम था। अब आंतरिक भाग से और भी गैसें निकलती है, जैसे कि CO2, नाइट्रोजन, CH4, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और ऑक्सीजन। अब ज्वालामुखी विस्फोट बारंबार होता रहा, और ज्वालामुखी विस्फोट के बार बार होने से पता है ज्वालामुखी क्या हो रहा है, जब विभिन्न गैसें जब बाहर आ रही हैं, जलवाष्प जब बाहर आ रही है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जलवाष्प और गैसें बाहर आने लगी, और इससे बार बार जब ज्वालामुखी विस्फोट होता रहा, गैसें बाहर आई, तो वायुमंडल में क्या होता गया, गैसों और जलवाष्प का हम कहेंगे की मात्रा, गैसों की और जलवाष्प की मात्रा बढ़ती गई, और जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है, और जो पृथ्वी ठंडा हो रही है, इस प्रक्रिया के दौरान जब पृथ्वी ठंडा हो रही है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो क्या स्टार्ट हो जाता है, संघनन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, संघनन की क्रिया होने लगती है। संघनन क्या होता है, जलवाष्प का जल के रूप में बदलना। संघनन किसे कहते हैं, जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। पृथ्वी के ठंडा होने से तापमान कम हो रहा है, और जलवाष्प क्या हो रहा है, भूगर्भ से निकलता जा रहा है, जिससे यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो जलवाष्प जल के रूप में परिवर्तित होने लगता है, यानी संघनन की क्रिया होने लगती है, और संघनन की क्रिया से वर्षा होने लगती है। अब जब ये वर्षा होती है तो वर्षा का जल, अब जैसे यहाँ से वायुमंडल से क्या हो रहा है, यहाँ से वर्षा हो रही है, और वर्षा हो रही है तो वायुमंडल में CO2 है, तो जल क्या करेगा, CO2 को घोलकर क्या करता है, हम कहेंगे कि तापमान में कमी लाता है। CO2 को घोलकर कहाँ ले जाता है, CO2 को घोलकर वर्षा का जल CO2 को घोल लेता है, जिससे तापमान में कमी आती है, और संघनन और अत्यधिक वर्षा से, इस प्रकार से संघनन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है, और अत्यधिक वर्षा होती है। तेज वर्षा होने से क्या होता है, वर्षा का जल गर्तों में, वर्षा का जल कहाँ पे, गर्त, जो गड्ढे हैं वहां पर जाकर जमा होता जाता, जो हमारे धरातल में गड्ढे हैं वहां पर जाकर क्या होता है, वर्षा का जल जमा होने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि बड़े बड़े गर्तों में क्या होता है, वर्षा का जल जमा होने से महासागर का निर्माण होता है। इस प्रकार हम जल मंडल की चर्चा करते हैं कि विभिन्न महासागर बन जाते हैं लगभग आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व। का बन जाते हैं लगभग आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व। इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, महासागर बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने महासागर के बनने की प्रक्रिया, महासागर यानी कि जल मंडल के बनने की प्रक्रिया की हमने चर्चा
कर ली। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं कि तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था 380 वर्ष पूर्व जीवन का आरंभ होता है। 380 वर्ष पूर्व जीवन का आरंभ होता है। अब जीवन का आरंभ कहाँ होगा? स्थलमंडल पे तो अभी होगा नहीं, ठीक है। और हम बात करें वायुमंडल में, तो यहाँ पे भी अभी किसी प्रकार से गैसों का सांद्रण बराबर से नहीं हुआ, तो यहाँ पे नहीं होगा पाएगा। लेकिन जलमंडल में क्या हो रहा है? जीवन का प्रारंभ हो जाता है। कब? लगभग आज से 380 वर्ष पूर्व। और जीवन का आरंभ होने से, ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार से पौधे जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका निर्माण होने लगता है और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। और इस प्रकार से जब ऑक्सीजन गैस बढ़ती जाती है वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी आती जाती है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहने से आज का वर्तमान हमें वायुमंडल प्राप्त होता है, जिसमें गैसों का बराबर से सांद्रण हमें मिलता है। इस प्रकार से हमने जलमंडल और वायुमंडल के विकास की चर्चा की। तो जलमंडल और वायुमंडल के विकास की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी। प्रथम अवस्था में हमने देखा कि हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता वाला वायुमंडल है। सौर वायु क्या करती है? शक्तिशाली है, जो उसे उड़ाकर दूर ले जाती है। द्वितीय अवस्था में हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार से विभेदन और ठंडा होने की प्रक्रिया के कारण आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न गैसें निकलती है। जो वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम थी, इसमें आंतरिक भाग से निकली हुई गैसें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जलवाष्प इसमें मिलने लगती है। और इस प्रकार गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैस उत्सर्जन यानी डीगैसिंग कहा जाता है। तो बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होने से जलवाष्प और गैसें बढ़ती हैं और पृथ्वी के ठंडा होने यानी पृथ्वी के ठंडा होने और जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया होती है। और संघनन की प्रक्रिया से अत्यधिक हम कहेंगे कि यहाँ पे जब वर्षा होती है और वर्षा होने से क्या होता है? पानी कहाँ पे चला जाता है? गर्तों में जमा हो जाता है, जिससे महासागरों का निर्माण होता है, जलमंडल का निर्माण होता है। और पृथ्वी पर तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं, 380 वर्ष पूर्व जीवन का आरंभ होता है। और इस जीवन के आरंभ के साथ साथ क्या होता है? विभिन्न फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पौधों के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सोख ली जाती है उसकी मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में निर्गत की जाती है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है। और धीरे धीरे आज के वर्तमान हम कहेंगे वायुमंडल का निर्माण हो जाता है, वायुमंडल का विकास हो जाता है। इस प्रकार से हमने जलमंडल और वायुमंडल के विकास की चर्चा की। आगे हम बात करें जीवन की उत्पत्ति की। ठीक है, इस प्रकार से सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी? महासागरों से मानी जाएगी। और महासागरों में जिस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति, उसके बाद क्या होने लगता है? विभिन्न जीवन की उत्पत्ति की हम चर्चा करते हैं। जीवन की उत्पत्ति रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम मानी गई। रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम मानी गई है कि सबसे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने और फिर उनका समूहन वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत निर्जीव तत्व है वो क्या हो जाता है? जीवित तत्वों में परिवर्तित होने लगता है। इसके लिए जो जीवन की उत्पत्ति है उसके संदर्भ में हमें एक भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की एक सारणी बताई गई है। ठीक है, आपको इस भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की सारणी भेज दी जाएगी, आपको उसको लिखना है। और जब हम गूगल मीट की जो अगली क्लास लेंगे, गूगल मीट की अगली क्लास में इस भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की जो ये सारणी है इसे हम समझाएं किस प्रकार से क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो आपको गूगल मीट की क्लास से पहले क्या कर लेना है, ये जो भूवैज्ञानिक काल की आपको जो काल मापक्रम की जो सारणी भेजी जाएगी इसको आपको क्या करना है? राइट डाउन करना है, यानी कि लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हम अध्याय नंबर 2 की समाप्ति कर रहे हैं।